जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर बोले तो 38 तक डिस्कस कर लिया था और अब बारी हमारे पास 39 से। बाकी आज जो है हम ये जो एमसीक्यूज़ के आपके पास सीरीज़ था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या कहा जाता है। कहा जाता है इसमें, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ शिप approaching the port towards the lighthouse is observing the top of the lighthouse. In 10 minutes, the angle of elevation of the top of the lighthouse changes from alpha to beta. Then थोड़ा सिंपल सा काम है। देखिए, एक ये आपके पास लाइट हाउस है और ये कोई शिप पे है, यहाँ पे कोई पर्सन है शिप पे जो ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को। ठीक है ना, लाइट हाउस के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। कहता है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट जब वो मूव कर लेता, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 10 मिनट में, फिर कहता है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोलते हैं ना, लेट मी चेक। यस, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले जो था वो अल्फा था, बाद में आपके पास बीटा हो जाता है। बोले ना, देखो अल्फा से बीटा में चेंज हो रहा है, अल्फा टू बीटा। तो पहले अल्फा था, बाद में बीटा होता है। ठीक है, अब आपसे इनमें इनके बीच में रिलेशन पूछा गया, अल्फा और बीटा के बीच में, कि क्या रिलेशन हो सकता है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है भाई। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन का मतलब क्या है भाई, कि इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन किसके डबल है कौन किसके। अब इस टाइप की रिलेशन आपसे पूछी जाती है, राइट। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल काम है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये आपके पास 33 डिग्री था, सॉरी ओनली 30 डिग्री था, तो जब आप पास जाते हैं किसी भी पोल वगैरह बिल्डिंग वगैरह के, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो एंगल है धीरे 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 कम होता चला जाता है। और जैसे आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है आपके पास, सॉरी कम नहीं, बढ़ता चला जाता है। और जैसे आप एग्जैक्टली आते हैं यहाँ पे तो आपके पास 90 डिग्री हो जाता है। अब जितना ज़्यादा इससे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा एंगल कम होगा, और उसके बाद जितना आप नियर बाय आते चले जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे कि 30 था तो ये 100% आपके पास क्या हो जाएगा 60, मतलब 30 से ग्रेटर होगा, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, धीरे धीरे धीरे। और यहाँ पे आया तो 75 हो गया, और यहाँ पे आ गया तो 90 हो गया। आई बात समझ में। तो कभी भी किसी भी पोल वगैरह के एकदम नियर बाय जाते जाएंगे तो आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो धीरे 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 क्या होता चला जाएगा, आपके पास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे बीटा होने वाला है जो कि इसके पास है पोल के, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बड़े ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमसे कहेंगे असर्शंस एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। इसमें हमसे कहा जाता है द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। तो इसमें ये जो आपके पास दे रखा है, इसमें कहता है कि जो क्लास मार्क्स है किसका, मॉडल का क्लास मार्क्स, और दूसरे का क्लास मार्क्स किसका बोला है, मीडियन का क्लास एंड द मीडियन क्लास मार्क्स ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें से जो मॉडल क्लास है वो क्या है और जो मीडियन क्लास है वो क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको उधर ले जाकर और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको हटाया, ऐसे ले आया, इसको कर दिया ऐसे, इसको कर दिया ऐसे, और इसको कर दिया ऐसे। थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं बिल्कुल माइनर सा जो है वो लेंदी होने वाला है, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें अब क्या कहा जाता है हमसे। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मॉड कैसे निकालते हैं और आपके पास मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब अगर आपको वही चीज़ नहीं पता होगा फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं कर दिया छोटा, इसको कर दिया साइड, और अब ध्यान समझिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास इंटरवल CI दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 20 से 30। अगर डाउट हो तो ऐसे करके प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, और लास्ट है आपके पास 60 से 70। इसमें हमसे कहा जाता है कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि हो गया 1, जैसे कि हो गया 3, जैसे कि हो गया 2, जैसे कि हो गया 6, और हो गया आपके पास 4। तो सबसे पहले देखिए मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, याद है आप लोगों को, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मॉडल क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी की बड़ी वाली वैल्यू देखनी होती थी, ये रहा, और उसका क्लास क्या हो जाएगा फिर ये वाला 50 to 60, ये वाला 50 to 60, ये आपके पास मॉडल क्लास है। तो हमें मॉडल क्लास नहीं बोला, उसका क्लास मार्क बोला है। तो क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, तो 50 और 60 के बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा बताइए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 55। वैसे तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है, बट जिसको नहीं समझ में आता है वो आप ऐसे करके जो क्लास मार्क है वो निकाल सकते हैं। तो मॉडल क्लास का जो क्लास मार्क है वो 55 आया। ठीक है, अब सेम काम करना है हमें, क्लास मार्क निकालना है किसका, मीडियन क्लास का। लेकिन मीडियन क्लास का निकालने के लिए सबसे पहले आपको एफ नहीं CF की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, CF कैसे निकालते थे, 1 को एज इट इज अगले में जोड़ दो, 3 और 1 4, अगले में जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 6 एंड 6 12,
12 एंड 4 16, ठीक है। तो इसका सम भी कितना आएगा आपके पास 16 आएगी। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो अब आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पे, अच्छा एक्स आई भी निकालने की जरूरत पड़ेगी इनकी। खैर हमें तो मॉडल क्लास ही चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन का हाफ कर दीजिए, एन कितना आपके पास 16, तो इसका हाफ करेंगे n/2, कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 8। उस 8 को आपको कहाँ पे चेक करना है, इस क्लास इंटरवल के सॉरी CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF उसमें चेक करना है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। देखो 6 एंड 12 के बीच में आ रहा है, तो आपको नीचे वाले में क्या करना है, इस तरीके से गोला मार लेना है। तो ये वाला जो अगेन आया क्लास इंटरवल 50 to 60 वही मीडियन क्लास भी है, और इसका क्लास मार्क निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा 55। तो इनका डिफरेंस पूछा है हमें, देखो डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0। और यही इन्होंने भी बोला हुआ है कि इसका जो मॉडल क्लास है और जो मीडियन क्लास है उसका जो डिफरेंस है आपके पास वो आपके पास 0 है। तो जो पहली चीज कही गई है असर्शन वो बिल्कुल ही सही है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन इस तरह से समझ लीजिए ताकि आगे चल के जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो कोई भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना मिले, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल भी नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं सेम हो सकता। इस केस में गलती से आप कह सकते हैं कि आ गया सेम, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम होगा ही होगा, ठीक है। तो ए तो ट्रू है लेकिन आपके पास आर क्या आपके पास फॉल्स है। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, और एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा तो इसीलिए हम छोड़ देंगे उसको, ए और बी तो वैसे भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमने आपको करवा दिया, आइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमसे कहा जाता है फॉर ए कलेक्शन ऑफ 11 एरेड डाटा, 11 एरे डाटा है, द मीडियन इज द मिडल नंबर। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है कि मीडियन कैसे निकालते थे, मिडल नंबर निकालते थे, राइट। अब कहा जाता है फॉर द डाटा दिस द मीडियन इज 13, तो इसका चेक कर लें कि मीडियन 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो याद कीजिए मीडियन कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो भाई, तो हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10, और दोबारा से 10 है, फिर 11 और फिर 13 है। 13 तो सबसे लास्ट नंबर वाला है, तो बीच का तो हो ही नहीं सकता भाई, बीच का तो आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो मीडियन तो 10 है, तो फिर से ए ट्रू हो गया आपके पास, और रीजन जो आपके पास फॉल्स हो गया, फिर से आपके पास ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, अरे सही से दिखाओ भाई क्या कर रहे, दिखा दिखा दिखा, नहीं दिखा रहा भाई। चलो इसको काट के फिर से निकाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 के आसपास कुछ था ना। ओके ये रहा असर्शन एंड रीजन, क्वेश्चन नंबर 41 अभी भी जस्ट हमने किया है। आइए हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42। तो ध्यान समझिएगा ये भी असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन ही है आपके पास 42। इसमें कहा जाता है अंकित हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए, ठीक है, वेयर 7% ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट ₹120, और इन कंपनी बी 8% ₹1000 शेयर्स आर अवेलेबल एट 1620 तो अब हमसे इसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। तो इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ये है कि हमें किस में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी ए में या फिर कंपनी बी में, ये आपको चेक करना है। तो ये हमने आपको करवाया हुआ है अगर आप लोगों को पता हो, और उसमें हमें क्या देखना होता है कि किसका डिविडेंड या फिर आप कह सकते हो इनकम अच्छा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ इनकम। रेट मतलब वो परसेंटेज वाला नहीं है, रेट ऑफ इनकम के किस हिसाब से कितने तेजी से इनकम किस में ज़्यादा मिल रहा है। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो वही चीज़ें सबसे पहले आप पता करें कि डिविडेंड किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो तो दो कंपनी है, फॉर कंपनी ए निकाल लेते हैं। डिविडेंड आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कंपनी ए के लिए तो D1 बोल देता हूँ। फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट बाय 100, ठीक है ना। रेट मतलब यहाँ परसेंटेज वाला है। नंबर ऑफ शेयर, देखो नंबर ऑफ शेयर आपको पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को एक्स मानकर मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। ये होता था ना फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर के लिए, क्या होता था आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और डिवाइड कर दें आप उसी को ही उसी के मार्केट वैल्यू से, तो आपको मजा आ जाएगा भाई। तो नंबर ऑफ शेयर ऐसे दोनों में हम एक्स लेंगे, कंपनी ए में भी और कंपनी बी में भी, क्योंकि अगर दोनों कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट सेम रखा तभी तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि हाँ भाई किस में मतलब इन्वेस्ट करने का सेम पैसा और किस में से ज़्यादा रिटर्न मिला है, तो वो कंपनी हमारे लिए सही रहेगी, ठीक है ना। चलिए
तो अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हो गए। इन्वेस्टमेंट को एक्स ले लेते हैं दोनों के केस में, और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना है कंपनी ए के लिए। देखिए 100 रुपये का शेयर था लेकिन अवेलेबल है 120 का, ध्यान समझिएगा। तो इसे आप क्या करेंगे 120 से डिवाइड कर देंगे। इंटू में फेस वैल्यू कितनी है आपके पास 100 रुपीज़ थी, ठीक है ना। इंटू में रेट क्या है 7 डिवाइडेड बाय में 100 से 100 को उड़ा दो भाई। उसके बाद क्या बचा 7x बाई 120। ये तो हुआ डिविडेंड नंबर 1, ठीक है, डिविडेंड नंबर 1 हुआ, मतलब पहली कंपनी फॉर कंपनी ए यू कैन से। नाउ अब कंपनी बी के लिए हम पता करते हैं भाई। कंपनी बी के लिए सेम काम करने वाला हूँ, D2 निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर को लिख दूंगा एक्स बाय में कितने का अवेलेबल है मार्केट वैल्यू 1620 रुपीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 1000 रुपीज़, इंटू में रेट ऑफ परसेंटेज विच इज रेट ऑफ डिविडेंड बेसिकली 8%, सो इट विल बी 8/100। 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से कट जाएगा क्या, 4 से काट देता हूँ, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट देता हूँ, ये 4 बना लेगा, ये 4 चौके 16 और ये 1 बना लेगा, 4x/41 बना लेगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ये हो गया मेरे पास डिविडेंड नंबर 2, तो ये हो जाएगा 4x/41, ठीक है। अब बात आती है कि डिविडेंड नंबर 1 ज़्यादा है या डिविडेंड 2 ज़्यादा, अब बस आपको ये पता करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बस 7 को 120 से डिवाइड कर दो और 4 को 41 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ज़्यादा है। एक्स तो दोनों में कॉमन ही है आपके पास, आई ना बात समझ में। तो 7 डिवाइडेड बाय 120 कर देता हूँ, चलो 7 डिवाइडेड बाय 120 विच इज़ 0.058, कितना है मेरे पास पहला वाला 0.058 टाइम्स एक्स तो सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें डिवाइड करना है 4 को 41 से, सो 4 डिवाइडेड बाई 41 एंड इट इज़ 0.09, सो आप कह सकते हैं 0.09 आ गया इसमें, 0.09 आ गया इसमें। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया गलत, 2 से कैंसिल किया था तो ये तो 4 आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 41 नहीं, कितना आएगा 81, ठीक है। सो ये 4x/41 नहीं, ये कितना आपके पास 4x/81, ठीक है ना। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से भारी मिस्टेक हो जाता है, तो इसको हटा दो भाई। तो 4/81, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे अब की बार किससे 81 से, तो मेरे पास आ गया 0.5 आया अब की बार, कितना आया 0.5, ठीक है ना 0.5। अब आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा है भाई, 0.4/81 से 0.5 कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। 81 बोला मैंने, 81 सॉरी, 4 डिवाइडेड बाई 81 कितना है 0.049। अब ठीक है, अब ठीक है भाई 0.04। देखो दोनों ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आए हैं आसपास, लेकिन ज़्यादा अब भी कौन है आपके पास, ये वाली वैल्यू 0.05 वाली, राइट। तो जो डिविडेंड पहले वाली कंपनी की है वो आपके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे वाली की। तो असर्शन अब हमसे कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज़ बेटर देन कंपनी बी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट पहली कंपनी में करना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। दूसरी चीज़ रेट ऑफ इनकम की, किस रेट से आपके पास जो इनकम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कंपनी ए इज़ बेटर देन कंपनी बी, बिल्कुल सही बात है, और यही इसके एक्सप्लेनेशन भी है जो अभी हमने आपको बताया। तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। तो ध्यान से देखते जाइए 43 में क्या कहा जाता है हमसे। इसमें हमसे कहा जाता है एक आपके पास पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री 3 है, बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हैं डिग्री 3 है। अब हमसे कहा जाता है कि जो x+2 है वो इसका फैक्टर है, तो देख लेते हैं भाई फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से आप x की ना वैल्यू निकाल दें, कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो -2 का क्यूब आ जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, फिर -2 का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये प्लस का 2 बना लेगा और -2 एज इट इज़, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस में ये भी हो जाएगा 8 + 2 -2। लो भाई ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास 0 आ गया। आई ना बात समझ में। तो डिग्री 3 हो गया आपके पास, और x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये इसका पॉलिनोमियल भी हो गया। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं गया है कि भाई 0 आएगा, 0 मतलब यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करने के बाद 0 आएगा तब इसका पॉलिनोमियल, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास असर्शन में दे रखा है हमारे पास द पॉइंट -2, -2, -8
is invariant under reflection in the line x is equal to negative of 2। तो सबसे पहले बना लेते हैं भाई, हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं x की वैल्यू -2 की बात करूँ तो यहाँ कहीं लाई करेगा, और इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पैरेलल टू y एक्सिस, x की वैल्यू गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है एक पॉइंट है -2,8, तो -2,8 कहाँ लाई करेगा, -2,8 का इधर लाई कर जाएगा -2,8, ठीक है ना, यहाँ पे लाई करेगा। अब इसका रिफ्लेक्शन लेना इसी लाइन के अबाउट, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो आपको बता दूं, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे होता है और उसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट कहते हैं। मतलब पहली असर्शन जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। अब हमसे कहा जाता है इफ ए पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, कहते हैं इट इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस। अगर हम दोनों एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो आपके पास इनवेरिएंट रहेगा नहीं। अगर आपने रिफ्लेक्शन सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट लिया तब ये इनवेरिएंट रहेगा, क्योंकि ये वाई पे पॉइंट है, एक्स पे नहीं है, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं होएगा, तो ये गलत है। तो पहला ट्रू है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमसे कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 है। कहते हैं व्हेन अ डाई इज कास्ट विथ नंबरिंग ऑन इट्स फेसेस एज ऑन द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कट जाते हैं, दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि आपने बोला कि भाई यहाँ पे 4 और 6, ये दो ऐसे नंबर हैं जो 2 से भी कटते हैं और 4 से भी कटते हैं, मतलब किसी ना किसी से कटना चाहिए, एक और खुद के छोड़कर, ठीक है ना, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 नहीं होता कंपोजिट नंबर में, ध्यान रखेगा। अब हमसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी पूछा है, रेशियो पूछा है कंपोजिट नंबर का, और दूसरा रेशियो होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है। तो इसके प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 2 है और टोटल आउटकम 6 है। ठीक है, इसकी निकालूंगा तो 3 है और टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है। तो 2/6 अपॉन में 3/6, रेशियो पूछा है ना, 6 से 6 गई हो तो 2/3, तो 2:3। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमसे क्या कहा जाता है भाई, कहता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स एम, बोले तो ए एम जो बी के इक्वल है और बी आपके पास ये है, देन द ऑर्डर ऑफ एम इज। तो देखो ए आपके पास यहाँ है जिसका ऑर्डर आप चेकआउट कर सकते हैं 2 × 2 है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहता है एक एम कोई मैट्रिक्स है, वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेट्स से इट इज m × n, एंड यहाँ से हमसे कहा जाता है दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये m है आपके पास, ठीक है ना, m मैट्रिक्स है और ये आपके पास a मैट्रिक्स है। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एक b मैट्रिक्स मिलता है जो 2 and 24 है। तो ये कितना ऑर्डर है आपके पास, 2 × 1 का है। क्या है आपके पास ऑर्डर, 2 × 1। इस कॉन्सेप्ट पे 100% एक न्यूमेरिकल MCQ, न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, एक MCQ गारंटी के साथ आपके पास आएगा ही आएगा। तो ध्यान से प्रॉपर से अच्छे समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको इस केस में आपको ये समझना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, मतलब 2 जो है वो m के इक्वल होगा। तो ये हो गया 2 क्रॉस, अभी n भी पता कर लेंगे। ठीक है, फिर हमसे कहा जाता है जो नया मैट्रिक्स आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हमेशा किसके इक्वल होगा, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के इक्वल। तो ये 2 × n किसके इक्वल आएगा, ये वाली चीज़ के इक्वल, 2 × 1 के। तो 2 तो 100% m तो 2 ही होना, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो n की वैल्यू हो गया आपके पास 1। तो m × n का मतलब क्या हो गया, 2 × 1। सो इट शुड बी ऑर्डर ऑफ 2 × 1 विच इज ऑप्शन नंबर बी। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, चलें आगे। ओके ग्रेट। नेक्स्ट हमसे इसमें कहा जाता है कि गिवन A1 A2 A3 B1 B2 आर द रियल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब इसमें हमसे कहा जाता है A1 A2 A3 इस तरह से और B1 B2 B3 इस तरह से बहुत सारे रियल नंबर। ओके, अब हमसे कहा जाता है कि A1 - B1 A2 - B2 एंड A3 - B3 आर ऑल इक्वल। इन्होंने बता भी रखा है कि हमेशा ये इक्वल है। तो हमसे कहा जाता है कि A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, फिर से ज्योमेट्रिक, फिर से अरिथमेटिक, जिसमें कंडीशन है कि भाई डी और आर की वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। सो लेट्स चेक। तो अगर हमसे कुछ रैंडम वैल्यूज बोले गए हैं तो पहले अब A1 A2 का ना कुछ रैंडम वैल्यू मानते हैं। ठीक है, A1 A2 A3 कुछ भी रियल नंबर मान लेते हैं। इसको मानते हैं 5, इसको मानते हैं 9, इसको मानते हैं 18, इसको मानते हैं A4, इस तरह करते करते इसको मान लेते हैं 23। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं चलो
इसको मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं क्या 15, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान समझना है कि अगर मैं A1, अब मैं B1 को ऐसे मानूंगा, ध्यान से समझिएगा, B1 को आपको ऐसे मानना है, B1 B2 B3 B4 B5 को आपको ऐसे मानना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ना, देखो A1 माइनस B1 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, A2 माइनस B2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो A1 में अब कुछ भी माइनस करो कोई दिक्कत नहीं उससे, मान लो कि मैंने कितना माइनस किया, 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, ठीक है ना। तो A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 कितना आ गया आपके पास, 5 माइनस 1 विच इज 4। तो हर एक केस में आपको 4 लाना पड़ेगा, हर एक केस में आपको 4 लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो A1 माइनस B1 हमने 4 लाया, तो अगले केस में आपको B2 पता है क्या लेना पड़ेगा, B2 आपको पता है क्या लेना पड़ेगा, 4 आ जाए, तो आपको B2 आपको 5 लेना पड़ेगा ताकि 9 माइनस 5 क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट 18 में से क्या माइनस करें कि भाई 4 आ जाए, तो आपके पास 14 लेना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 19 लेना पड़ेगा, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलें आगे, ओके। अब आपसे कहा जाता है कि A1 माइनस B1, फिर A2 माइनस B2, फिर A3 माइनस B3, फिर A4 माइनस B4। आप मुझे बताओ इससे जो भी आपके पास प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, उसका तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 4 ही आएगा। आप कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे वही सेम ही आएगा हर बार, और अगर सेम ही आएगा तो उस केस में क्या आएगा, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 ऐसे करके शो ऑन जाएगा आपके पास। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, ओके। तो अब इसमें हमसे कहा जाता है कि अरिथमेटिक, ये तो देखो ये क्या है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही, बताओ हाँ या नहीं, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, देख लो, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस जीरो। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आपके पास जीरो है ही है। वहीं पे अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्रिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, A2 A1, ठीक है ना। तो A2 बाई A1, R की वैल्यू क्या होगी, A2 बाई A1, काट देंगे तो 1, फिर से आ जाएगा, काट देंगे तो 1, फिर से काट देंगे 1, फिर से काट देंगे तो 1। तो यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही है जिसमें D की वैल्यू 0 है, साथ में आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है जिसमें R की वैल्यू 1 है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देने चाहिए थे, बट यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है, R की वैल्यू लेस देन या फिर ग्रेटर देन इनको जरूर देना चाहिए था, और थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि R जो है ना, R यहाँ पे लेस देन 1 जो है वो गिवन होगा। तो ये वाला फिर नहीं हो सकता क्योंकि R की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक भी नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से ये हटा दिए, ये वाला आपके पास परफेक्ट होगा, ठीक है। या फिर इसमें कुछ मिस्टेक होगा, इसमें लेस देन 0 और ग्रेटर देना चाहिए था इनको। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कहानी है आपके पास, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, और कुछ नहीं। आइए आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे। अगले में से हमसे कहा जाता है लोकस ऑफ ए पॉइंट इज डैश इफ इट मूव सच दैट इट कीप्स ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये मैंने बिल्कुल डिट्टो यही सेम चीज करवाया हो, अगर आप लोगों को पता हो। एक फिक्स्ड पॉइंट से, अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस को हमेशा सेम रखकर एक पॉइंट को घुमा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, लोकस को क्या कहते हैं हम, सर्कल कहते हैं भाई, बेसिक सी चीज है, हमने आपको कई बार करवाया हो ये वाली चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द पॉइंट ऑफ कनकरेंस। कनकरेंस का मतलब होता है मीटिंग, वो वाली मीटिंग नहीं भाई, यहाँ पे कौन सी मीटिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली, ठीक है ना। कहते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। 4 चीजें होती है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा देना चाहता हूँ, और वही चारों चीजें यहीं पे दी हुई है। मैं चारों चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। सबसे पहले हम समझेंगे सेंट्रोइड को। सेंट्रोइड क्या होता है, तो सेंट्रोइड को क्या कब कैसे क्या होता है समझिएगा ध्यान से। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को जरूरत होती पर्सनल ऑनलाइन क्लास की तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC। सेंट्रोइड क्या होता है, आपको मीडियन तो पता है, मीडियन किसी भी वर्टिसेस से जाता है, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर ये भी करता है, फिर ये भी करेगा। तो जहाँ पे ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं, मिनिमम और 2 कह सकते हैं, तो तीनों जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रोइड। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके ग्रेट। नेक्स्ट की बात करते हैं हम इन सेंटर। अभी आपने साइड बाइसेक्टर देख लिया, जो साइड को बाइसेक्ट करता हूँ। अब की बार ना एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला साइड को कोई लेना देना नहीं, अब की बार एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी बार इन सेंटर बोलेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट आपके पास एक सरकम सेंटर होता है और एक आपके पास होता है ऑर्थो सेंटर। तो देखो सरकम सेंटर क्या होता है भाई, सरकम सेंटर में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जरूरी नहीं वर्टिसेस से पास होंगे,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे इस तरह से, सिर्फ परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे ये साइड्स पे। तो जहाँ पे ये मीट करते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सरकम सेंटर। इसी के वर्टिसेस किसी को भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस मान के ऐसे घुमा देंगे ना, तो आपका एक सरकम सर्कल निकल कर आ जाएगा, जो हमने आपको कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, राइट। और कि लास्ट आपके पास ऑर्थो सेंटर। तो सर ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं? ऑर्थो सेंटर सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, कुछ नहीं। एक आपके पास ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड ले लो, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आपके पास ऑल्टीट्यूड ले लेना बस, और कुछ नहीं। जहाँ पे इमिट करेंगे तीनों ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड जो कि वर्टिसेस से भी पास होते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ ऑल्टीट्यूड होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपके पास? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये मैंने फिर से आप लोगों को चारों के चारों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया है। इनको ना एक बार अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे चल के ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लोसाई हो गए, तो और सिमिलैरिटी हो गई, ज्योमेट्री वाले जितने भी चैप्टर हैं आप कह सकते हैं, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से इनका यूज़ किया जाएगा। कहीं ना कहीं पे इन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए जरूर लाकर पटक दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको और अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो बारी रहने वाली है, अगली वीडियो से हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे ये वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। और यहाँ से अब गारंटीड के साथ, मतलब नो डाउट एमसीक्यू और असर्शन रीजन भी आने वाले हैं, बट यहाँ पे आपके पास गारंटी के साथ इनमें से